तो आज हम पढ़ने वाले हैं आपका द्विघात समीकरण बहुत ही जल्दी। सो आइए स्टार्ट करते हैं। अभी अभी हम लोग पढ़कर आए थे द्विघात बहुपद, ठीक है। तो द्विघात समीकरण की संकल्पना एवं इसका मानक रूप और द्विघात बहुपद हम इसमें बात करेंगे। अभी हमने इसके पहले चैप्टर पढ़ा था जो था द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद ऐसे बहुपद जिसमें चर का उच्चतम घातांक 2 होता है, यानी कि ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की जो घात होती है वो 2 होती है, वो हमारी क्या कहलाती है? द्विघात बहुपद कहलाता है। इतना हमको पता है। इसका मानक रूप भी हमने पढ़ा था, क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c होता है। ये किसका मानक रूप होता है? द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है, जहां पे a, b और c आपकी क्या होती है? वास्तविक संख्याएं होती है। a आपका कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। x हमारी क्या हो गई? चर राशि हो गई। वास्तविक संख्याएं ए बी सी द्विघात बहुपद के क्या कहलाते हैं? गुणांक कहलाती हैं। कौन कौन? ए, बी और सी क्या कहलाते हैं? हमारे गुणांक कहलाते हैं। अब द्विघात बहुपद को हम किससे निरूपित करते हैं? px से निरूपित करते हैं। अर्थात px बराबर ax² bx प्लस c, जहां पर a बराबर 0 नहीं हो, हमारा क्या कहलाता है? एक द्विघात बहुपद कहलाता है, ठीक है। ए बी सी का मान क्या होते हैं? अचर राशियां होती हैं। क्यों अचर राशियां होती हैं? क्योंकि इससे इनके मान से चर राशियों पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद के बाद जो हमारा अध्याय का नाम है द्विघात समीकरण। तो जब हम किसी बहुपद को 0 के बराबर कर देते हैं, तो यदि अगर px एक द्विघात बहुपद है और अगर हम px बराबर 0 कर देते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है? फिर द्विघात समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? द्विघात समीकरण कहलाता है। तो द्विघात समीकरण का फिर व्यापक रूप क्या हो जाएगा? तो द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप है उसे अगर आप 0 के बराबर लिखोगे तो ये हमारी क्या बन जाएगी? द्विघात समीकरण बन जाएगी। अर्थात ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 हमारी क्या हो गई? अब द्विघात समीकरण हो गई, ठीक है। यहाँ पे a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। a, b और c हमारी क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। किसी द्विघात समीकरण px बराबर 0 के पदों के घातों को घटते क्रम में लिखते हुए प्राप्त समीकरण मानक द्विघात समीकरण कहलाती है। मतलब क्या होता है? द्विघात बहुपद में तो हम कैसे भी लिख सकते हैं, हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि जो हमने लिखा है वो एक द्विघात बहुपद है या नहीं। लेकिन अगर हमें कोई द्विघात समीकरण लिखनी है तो हमें उनको क्या करना होगा? घातों के घटते क्रम में लिखना होगा। वही उसका क्या कहलाता है? मानक रूप कहलाता है। घातों के घटते क्रम का मतलब क्या हुआ कि द्विघात बहुपद की अधिकतम घात कितनी होती है? 2। तो सबसे अधिकतम घात वाले पद को पहले लिखना है, फिर उसके बाद घात वाले पद को। तो यहाँ पे x² माइनस 9 बराबर 0 भी एक द्विघात समीकरण है, क्योंकि x की अधिकतम घात यहाँ पे क्या है? 0 है। इसी तरह x² प्लस 7x प्लस 12 भी एक द्विघात समीकरण है। यहाँ पे x की अधिकतम घात 2 है, फिर x की यहाँ पे घात 1 है, तो हमने घातों के घटते क्रम में लिखा है इसको। तो ये हमारा क्या हो गया? द्विघात समीकरण का मानक रूप हो गया। तो यहाँ पे हमने द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण में क्या अंतर पड़ा कि अगर किसी पद को किसी अधिकतम मान किसी चर राशि का 2 है तो वो हमारा द्विघात बहुपद कहलाएगा, जहां पे चर राशि हमारी क्या होनी चाहिए? धनात्मक पूर्णांकी होना चाहिए, ठीक है। और अगर हम किसी बहुपद को 0 के बराबर लिख देते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है? द्विघात समीकरण हो जाता है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम एक उदाहरण करते हैं। समीकरण 4x माइनस 3x² प्लस 2 बराबर 0 को मानक रूप में लिखिए। तो अभी हमें क्या दिया हुआ है? तो हम लिखेंगे, दिया है हमें क्या दिया है? हमें दिया है 4x माइनस 3x² प्लस 2 बराबर हमें 0 दिया है। अब हमें इसे मानक रूप में लिखना है। तो अभी अभी हमने पढ़ा कि किसी द्विघात समीकरण को मानक रूप में कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो यहाँ पे इस मानक रूप के अनुसार x की अधिकतम घात पहले आएगी। तो यहाँ पे x की अधिकतम घात क्या है? ये है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? माइनस का 3x², फिर x की घात कौन सी है? ये वाली, प्लस का 4x प्लस 2 बराबर 0। अब यहां से हम क्या करते हैं? ऋणात्मक चिन्ह को बाहर निकाल देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 3x² प्लस माइनस माइनस 4x प्लस माइनस माइनस 2 बराबर 0।
अब ये जो ऋणात्मक साइन है किधर चला जाएगा, जीरो में। तो जो हमारे द्विघात समीकरण का मानक रूप बनेगा वो क्या बनेगा, ये बनेगा। अर्थात इस समीकरण का मानक रूप क्या है, 3x² माइनस 4x माइनस 2 बराबर 0। ये क्या बन गया, हमने इस समीकरण को, द्विघात समीकरण को मानक रूप में व्यक्त कर दिया। तो अगर आपको कोई भी समीकरण दे दी जाए और आपको बोले कि द्विघात समीकरण के मानक रूप में लिखिए, तो आप कैसे लिखेंगे, चरों के घटते क्रम में उसको लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं द्विघात समीकरण की जांच करने की विधि, कि किसी द्विघात समीकरण को हम कैसे जांच करते हैं। तो आपको पता है कि द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है, जहां पे a कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अर्थात x की अधिकतम घात 2 है, यहाँ पे x की अधिकतम घात 2 है, अर्थात x² का गुणांक कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। तो हमें यहाँ दो चीजें देखनी है ये पता लगाने के लिए कि कोई भी समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं। सबसे पहली बात, x की अधिकतम घात यानी कि चर राशि की अधिकतम घात 2 होनी चाहिए, x² का गुणांक यानी कि a कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए, तो द्विघात समीकरण क्या कहलाएगी, तो जो हमारे समीकरण होगी वो द्विघात समीकरण कहलाएगी। इस तरह से आप जांच करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसका एक छोटा सा क्वेश्चन भी कर लेते हैं। जांच कीजिए क्या निम्नलिखित समीकरण द्विघात समीकरण है। तो जांच करने के लिए हम इस दी गई समीकरण को सबसे पहले किस रूप में लिखेंगे, मानक रूप में। तो आप यहाँ पे लिखेंगे दी गई समीकरण को मानक रूप में लिखने पर, मानक रूप मानक रूप हमारा क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c, यानी कि हमारी चर राशि का जो अधिकतम घात क्या है 2, तो यहाँ पे चर राशि की अधिकतम घात ये है, तो 9x² प्लस 7x माइनस 8 बराबर 0। तो हमने इसको क्या लिखा, मानक रूप में लिखा। अब हमें इसकी जांच करनी है, तो जांच कैसे करेंगे, x² का गुणांक क्या 0 है, नहीं है, x² का गुणांक क्या है 9 है, चर राशि की अधिकतम घात कितनी है 2 है। तो यहाँ पे हमने ये दोनों चीजें अच्छे से जांच ली, अर्थात यह एक द्विघात समीकरण है या नहीं, बिल्कुल है। अर्थात दी गई समीकरण एक द्विघात समीकरण है, हमने इसकी जांच कर ली। अर्थात दी गई समीकरण एक द्विघात समीकरण है। ठीक है यहाँ तक। चलिए अगली बात करते हैं, द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, हल करने की विधियां क्या होती है, क्यों निकालना है हमें द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण के मूल निकालने के लिए, मूल यानी कि रूट्स, तो चर के वे मान जो द्विघात समीकरण को संतुष्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या तात्पर्य है कि जब किसी द्विघात समीकरण में चर के हम ऐसे मान रख दें जिससे कि पूरी द्विघात समीकरण का मान शून्य हो जाए, पूरी द्विघात समीकरण का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए, वो हमारे द्विघात समीकरण की क्या कहलाते हैं, मूल कहलाते हैं। द्विघात समीकरण के मूल तथा हल कहलाते हैं। प्रत्येक द्विघात समीकरण में अधिक से अधिक वास्तविक कितने मूल हो सकते हैं, 2। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि चर की अधिकतम घात कितनी होती है, 2। इसीलिए किसी भी द्विघात समीकरण के अधिकतम कितने मूल निकाल सकते हो आप, 2 निकाल सकते हो, 2 से ज्यादा कभी भी नहीं निकाल सकते हैं। अब वो मूल कैसे निकालने हैं उनकी विधियां हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। उसके पहले हम क्या करते हैं, किसी चर राशि का मान द्विघात समीकरण का हल या मूल है या नहीं, ये कैसे जांचें। मान लीजिए आपके पास कोई द्विघात समीकरण दी हुई है और आपको बोल दिया कि x बराबर 1 इस द्विघात समीकरण का हल है या नहीं। तो अभी हमने पढ़ा था कि द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं, द्विघात समीकरण के मूल वो होते हैं जिससे उसको मान को, चर राशि के मान को रखने पर द्विघात समीकरण का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए। तो यहाँ पे हम कैसे चेक करेंगे कि जिस चर राशि का हमें मान दिया हुआ है वो उसका मूल है या नहीं। तो जो मान लीजिए आपको किसी चर राशि का मान दिया हुआ है अल्फा, और द्विघात समीकरण में रखने पर अगर उससे उस समीकरण का मान शून्य आ जाता है, क्या आ जाता है, समीकरण का मान शून्य, तो वो क्या कहलाएगा, द्विघात समीकरण का मूल कहलाएगा, अर्थात वो मूल नहीं कहलाएगा। अर्थात समीकरण px बराबर 0 के बाएं पक्ष में x बराबर अल्फा रखने पर यदि द्विघात समीकरण का मान 0 प्राप्त हो तो x बराबर अल्फा द्विघात समीकरण का हल या मूल कहलाता है।
ठीक है, इसको अधिक अच्छे से समझने के लिए हम इसका क्या करेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे x बराबर 1 द्विघात समीकरण का हल है या नहीं, ये आपको पता लगाना है। तो सबसे पहले आप लिखोगे दी गई समीकरण, क्या समीकरण हमको दी गई है, सबसे पहले हम वो लिखेंगे। तो दी गई समीकरण हमारे पास क्या है, 3x² माइनस 2x माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पे जब भी बराबर 0 होता है तो 0 के इधर वाला पक्ष वो बायां पक्ष कहलाता है, और ये वाला पक्ष यानी कि बराबर चाइन के इधर वाला पक्ष दायां पक्ष कहलाता है, और इधर वाला बायां पक्ष। हमें कितने पे याद करना है, x बराबर 1 पे, यानी कि इस चर राशि में, यहाँ पे इस समीकरण में चर राशि x की जगह हमें क्या मान प्रतिस्थापित करना है, 1। तो दी गई, और कहां पे रखोगे, बाएं पक्ष में रखोगे, दी गई समीकरण के बाएं पक्ष में x बराबर 1 प्रतिस्थापित करने पर, x बराबर 1 को क्या करना है, प्रतिस्थापित करना है। तो इस समीकरण के बाएं पक्ष में, ये बायां पक्ष हो गया, तो x बराबर 1 प्रतिस्थापित करेंगे कि जहां जहां पे x है वहां पर 1 कर देंगे, -2 1 बराबर, तो कितना आया, 3 -2 -1, तो 3 -3 बराबर कितना आ गया, 0। क्या दायां पक्ष हमारा 0 है, बिल्कुल है, यानी कि बायां पक्ष बराबर क्या आ गया, दायां पक्ष। तो यहां आप लिखोगे बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष आ गया, अर्थात x बराबर 1 इस द्विघात समीकरण का हल है, अर्थात x बराबर 1 इस द्विघात समीकरण, क्या है हमारी द्विघात समीकरण, 3x² माइनस 2x माइनस 1 का हल है। ठीक है, तो अगर आपको किसी चर राशि का मान दिया हुआ हो तो उससे आप कैसे पता लगाओगे कि वो हल है या नहीं, उसका मान समीकरण में रखोगे, अगर द्विघात समीकरण का मान 0 के बराबर आता है तो वो हल है, अगर 0 के अलावा कोई मान आ जाए, 1 -1 2 3, तो फिर वो उसका हल नहीं है, सीधी सी बात है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं द्विघात समीकरण में उपस्थित अज्ञात राशि का मान ज्ञात करना। अज्ञात राशि कोई भी हो सकती है, a b c अल्फा बीटा गामा के, उसका मान आप कैसे ज्ञात करोगे, जब आपको द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात हो। तो कभी कभी द्विघात समीकरण में कोई राशि अज्ञात रहती है तथा द्विघात समीकरण का मूल दिया रहता है। मूल हमारा क्या होता है, ऐसा मान जिससे द्विघात समीकरण का मान 0 हो जाए, वो द्विघात समीकरण का मूल कहलाता है। तो उस ज्ञात मूल से द्विघात समीकरण में चर स्थान पर रखते, तो हम क्या करते हैं, जो मूल हमें दिया हुआ है उसका मान हम कहां पर रखेंगे, चर राशि के स्थान पर रखेंगे, और चर राशि के स्थान में रखने पर हमें क्या मान प्राप्त हो जाएगा, अज्ञात राशि का मान प्राप्त हो जाएगा। तो इसको अधिक अच्छी तरीके से हम कैसे समझेंगे, जब हमारे सामने प्रश्न होगा। तो सबसे पहले हम इसको उदाहरण से देखते हैं। तो द्विघात समीकरण kx² प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0 में k का मान, हमारे यहाँ पे k क्या है, एक अज्ञात राशि है, का मान ज्ञात करना है, जबकि x बराबर 2 द्विघात समीकरण का एक मूल है। मूल है का मतलब क्या हो गया कि इस द्विघात समीकरण का मान x बराबर 2 पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमको सबसे पहले लिखना है दी गई समीकरण, दी गई समीकरण हमारी क्या है, kx² प्लस -3 बराबर 0, और आपको क्या दिया हुआ है, x बराबर 2 समीकरण का मूल है, तथा x बराबर 2 समीकरण, कौन सी समीकरण, kx² प्लस 2x माइनस 3 का एक मूल है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर x बराबर 2 इस समीकरण में रखोगे तो उसका मान किसके बराबर होगा, 0 के। तो अर्थात x बराबर 2 समीकरण, इसको 1 दे देते हैं, 1 में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है। तो यहाँ पे k की जगह तो क्या रह जाएगा, x बराबर 2 आ जाएगा, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 माइनस 3 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पे k रहेगा, 2 का स्क्वायर होता है 4,
2 इंटू 2 हो गया 4 माइनस 3 बराबर 0। 4 में से 3 जाएगा तो बचेगा 1 बराबर 0। तो 4k बराबर हो गया -1। तो k बराबर हमें अज्ञात राशि कौन सी हमारी k, इसका मान ज्ञात करना, तो कितना हो गया -1/4। तो इससे हमने अज्ञात राशि का मान कितना ज्ञात कर लिया, -1/4। कब ज्ञात कर लिया, जब आपको किसी द्विघात समीकरण का एक मूल ज्ञात हो, तब आप अज्ञात राशि का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अभी हमने बात करी कि द्विघात समीकरण के मूल कैसे निकालें। ठीक है, तो मूल निकालने की क्या होती है, 3 विधियां होती है। पहली विधि को हम बोलते हैं गुणनखंड विधि, दूसरी विधि को बोलते हैं पूर्ण वर्ग बनाकर, और तीसरी विधि को बोलते हैं शीघ्राचार्य सूत्र द्वारा। तो यहाँ पे हम इन 2 विधियों का अध्ययन करने वाले हैं। ये तीसरी विधि आपके सिलेबस से हट चुकी है, इसलिए हम इसका अध्ययन नहीं करेंगे, लेकिन मैंने आपको बताया कि इन 3 विधियों द्वारा हम द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले विधि की हम यहाँ पे बात करेंगे, गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण को हल करना। बहुत ही आसान विधि है, ध्यान से समझेंगे यहाँ पे सब बच्चे। ठीक है, गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण का हल ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम द्विघात बहुपद के हम क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं, अर्थात द्विघात बहुपद को दो रेखीय गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखते हैं। 2 रेखीय गुणनखंडों के रूप में कैसे लिखते हैं, अगर आपको अभी भी नहीं आता है तो यहाँ मैं आपको सिखा दूंगी। प्रत्येक गुणनखंड को 0 के बराबर करके हल करते हैं, जिससे द्विघात समीकरण के क्या प्राप्त हो जाते हैं, मूल प्राप्त हो जाते हैं। अब वो कैसे करेंगे, क्या क्या स्टेप्स होंगे, उन पे बारे में हम बात करते हैं। तो गुणनखंड विधि द्वारा हल ज्ञात करने के चरण निम्नलिखित है। पहला चरण, सबसे प्रथम चरण क्या होता है, हमें उस द्विघात समीकरण को मानक रूप में लिखना होता है, अर्थात ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में लिखना होता है। ठीक है, आप गुणनखंड कैसे करोगे, तो जो x² का गुणांक होता है a और जो अक्षर राशि होती है c, इनको गुणा करते हैं। इनको गुणा करने पर जो प्राप्त गुणनफल होता है उसके गुणनखंड करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे a और c की जो राशियां हैं वो 3 और 2 है, तो इनको जब गुणा किया तो इनका गुणनफल कितना आया, 6। तो अब हमको किसके गुणनखंड करने हैं, 6 के गुणनखंड करने हैं। और 6 के गुणनखंड कैसे करने हैं, ऐसे करने हैं कि जो इनका जोड़ आए, इन गुणनखंडों का जो जोड़ आए या घटाव आए, वो किसके बराबर आना चाहिए, x के गुणांक यानी कि b के बराबर आना चाहिए। तो इसके 2 गुणनखंड में क्या करूं, 3 और 2, इसके 2 गुणनखंड क्या हो गए, 3 और 2। तो 3 और 2 को मैं किस तरह से लिखूं कि जोड़ गुणा b के बराबर आ जाए। मान लीजिए यहाँ b की जगह 5 है, तो 3 + 2 कर दूंगी तो मैं कितना आ जाएगा, 5। तो गुणनखंड विधि बिल्कुल सेम ऐसे होती है, x² के गुणांक और अचर राशि के गुणांक को गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल को हम ऐसे लिखते हैं जोड़ के द्वारा या घटाव के द्वारा, कि आपका जो जोड़ घटाव का रिजल्ट है वो किसके बराबर है, x के गुणांक के बराबर है। ठीक है, उसके बाद प्रत्येक गुणनफल को हम क्या करते हैं, 0 के बराबर रखते हैं, उससे हम क्या मान ज्ञात कर लेते हैं, x का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो जो मान निकलेंगे, 2 मान, वो द्विघात समीकरण के अभिष्ट क्या कहलाएंगे, मूल कहलाएंगे। तो ये तो बात की हमने चरणों की। अब हम बात करते हैं कि एक क्वेश्चन से कि कैसे हम किसी द्विघात समीकरण के मूल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दी गई द्विघात समीकरण x² प्लस 5x प्लस 6 को गुणनखंड विधि से हल कीजिए। ठीक है, अभी तो पहली चरण क्या होता है, इसको मानक रूप में लिखते हैं। तो हम क्या करेंगे, दी गई द्विघात समीकरण को मानक रूप में लिखने पर, ठीक है, तो ये मानक रूप में क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो यहाँ पे लिखा x² प्लस 5x प्लस c बराबर 0। अब इनकी अगर तुलना करी हमने तो a बराबर आया 1, तुलना करने पर हमें पता चला, तुलना करने पर a बराबर 1, b बराबर हुआ 5 और c बराबर हुआ 6। अब अभी हमने पढ़ा था कि गुणनखंड कैसे करते हैं, x² के गुणांक और अचर राशि के गुणांक को गुणा करते हैं। तो कितना आया, 6, यानी कि हमें 6 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जोड़ने और घटाने पर क्या है, b हमारा कितना है, 5 है। तो इस द्विघात समीकरण के गुणनखंड कैसे होंगे, x² प्लस 3x प्लस 2x, 3 प्लस 2x बराबर कितना हो गया, 5x, और 3x और 2x का गुणनफल कितना हो गया, 6x²। ठीक है, प्लस 6 बराबर 0। ये हमने इस पद को इस तरह से लिख दिया।
यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है, इस पद को हमें कैसे लिखना है, p प्लस क्यू के फॉर्मेट में लिखना है, ये हमने लिख दिया। अब इन दोनों में आपने x को कॉमन लिया तो कितना बचा, x प्लस 3, फिर आपने इनमें किसको कॉमन लिया, 2 को, तो कितना बचा, x प्लस 3 बराबर 0, सॉरी यहाँ 3 करना। अब पूरी समीकरण में से x प्लस 3 बाहर कॉमन आया, उभयनिष्ठ आया, तो कितना बचा, x प्लस 2 बराबर 0। अब एक बार x प्लस 3 को बराबर 0 कर दो, x प्लस 3 बराबर 0, और एक बार x प्लस 2 बराबर 0 कर दो, तो यहाँ पे x का एक माना जाएगा -3 और x का दूसरा माना जाएगा -2। तो यहाँ पे इस द्विघात समीकरण के कितने मूल निकले, 2 मूल। क्या क्या निकले, x बराबर 3 माइनस का और x बराबर -2 दी गई द्विघात समीकरण के क्या है, मूल है। अर्थात आप यहाँ पे लिखोगे, अर्थात x बराबर -3 तथा x बराबर -2 दी गई द्विघात समीकरण के मूल है। ठीक है, तो इस तरह से गुणनखंड विधि द्वारा आप द्विघात समीकरण के मूल निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं शीघ्राचार्य सूत्र द्वारा। तो जिनको लगता है ना मैम हमसे गुणनखंड नहीं हो रहे, हम नहीं कर पा रहे गुणनखंड, तो फिर वो क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, शीघ्राचार्य सूत्र। तो शीघ्राचार्य सूत्र द्वारा हम कैसे द्विघात समीकरण के मूल निकालेंगे, तो सबसे पहले तो द्विघात समीकरण का मानक रूप ये होता है जहां पे a b c क्या होती है, हमारी वास्तविक संख्याएं होती है, और a बराबर 0 नहीं होता है। तो हमारा शीघ्राचार्य का सूत्र क्या कहता है कि द्विघात समीकरण का मूल किसके बराबर होता है, -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac बटा 2a, ये द्विघात समीकरण का। अब यहाँ पे जो प्लस माइनस है, इस प्लस माइनस से अभी हमने बात करी थी द्विघात समीकरण के अधिकतम कितने मूल होते हैं, 2। तो यहाँ से हम 2 मूल निकालेंगे, पहला मूल हुआ अल्फा और दूसरा मूल हुआ बीटा। अल्फा बराबर क्या होगा, -b, एक बार हम प्लस रख लेंगे, प्लस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। दूसरा मूल बीटा बराबर क्या हुआ, -b माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। ये आपको मैं निकाल के भी बता सकती हूँ कि ये कैसे आता है, लेकिन आपको यहाँ पे एज इट इज याद रखना है। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, शीघ्राचार्य का सूत्र क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। यहाँ पे एक बार प्लस रखोगे तो अल्फा आ जाएगा और एक बार माइनस रखोगे तो बीटा आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, क्वेश्चन से करते हैं, तो जिससे आपको बहुत आसानी हो जाएगी। शीघ्राचार्य सूत्र का प्रयोग करके निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल निकालो। यहाँ पे 2 प्रश्न दिए हुए हैं, एक आप करेंगे और एक मैं करूंगी। ठीक है, पहला प्रश्न, क्या दी गई समीकरण, क्या दी गई है समीकरण 2x स्क्वायर -3x -5 बराबर 0। मानक रूप लिखेंगे हम द्विघात समीकरण का, क्या होता है, ax स्क्वायर -bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, सब यही होता है, ध्यान दीजिए सब। ठीक है, अब हम इस समीकरण की द्विघात समीकरण की मानक रूप से तुलना करने पर, दी गई समीकरण की मानक रूप से तुलना करने पर, ठीक है, तुलना जब हमने करी तो a बराबर हमारा आया 2, b बराबर आया -3 और c बराबर आया -5। ठीक है, अब हमारा शीघ्राचार्य सूत्र क्या कहता है, शीघ्राचार्य सूत्र क्या है हमारा शीघ्राचार्य सूत्र, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पे हम ये मानों को रख देंगे, b बराबर -3 है, यहाँ पे माइनस पहले से ही है, -3 प्लस माइनस अंडर रूट -3 का स्क्वायर -4ac, ठीक है, अपॉन 2a। तो जहां पे a था मैंने वहां 2 रख दिया, जहां पे b था वहां -3 रख दिया और जहां पे c था वहां -5 रख दिया। ठीक है, तो x बराबर माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस माइनस -3 और -3 हो जाता है 9, माइनस और माइनस हो गया प्लस, 4 दूनी 5 दूनी 10 हो रही है 40 अपॉन 2a यानी कि 4।
x बराबर 3 प्लस माइनस 40 और 9 हो गए 49/4। अब देखो दो मूल होते हैं, लेकिन उससे पहले ये 49 किसका स्क्वायर रूट होता है 7 का, तो यहाँ पे 7 आ गया अपॉन 4। अब दो मूल होते हैं, पहला होता है अल्फा, तो पहले में हम लिखेंगे 3 प्लस 7/4 और दूसरा मूल होता है बीटा, जहाँ पे हम माइनस करते हैं 3 माइनस 7/4, तो 3 प्लस 7 हो गया हमारा 10/4। तो यहाँ पे 2 से कट गया 5 बार, 2 से कट गया 2 बार, तो यानी कि पहला मूल आ गया हमारा 5/2, दूसरा मूल आ गया 3 माइनस 7 माइनस का 4/4, तो माइनस का 1, तो दूसरा मूल हमारा क्या आ गया माइनस का 1। अर्थात द्विघात समीकरण के शीघ्राचार्य सूत्र द्वारा हमने दो मूल निकाले, पहला मूल निकाला हमने 5/2 और दूसरा मूल निकाला हमने -1, अर्थात x बराबर -5/2 तथा -1 दी गई द्विघात समीकरण के क्या है मूल है। ये वाला प्रश्न अब आप खुद करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने गुणनखंड विधि द्वारा और शीघ्राचार्य सूत्र द्वारा द्विघात समीकरण के मूल निकालना सीखे। अब हम आगे चलते हैं द्विघात समीकरण का विभक्तीकरण एवं मूलों की प्रकृति। अब ये विभक्तीकरण क्या होता है, तो यदि आपको पता है कि द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है ax² bx + c होता है, और जब हम इसको शीघ्राचार्य विधि द्वारा जब इसको गुणनखंड करते हैं तो शीघ्राचार्य में हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं ये वाला, तो यहाँ पे √b² - 4ac जो होता है वो क्या कहलाता है विभक्तिकर कहलाता है। क्या कहलाता है विभक्तिकर, इंग्लिश में इसको डिक्रिमिनेंट बोलते हैं। और इस विभक्तिकर को हम किससे प्रदर्शित करते हैं कैपिटल डी से, किससे प्रदर्शित करते हैं कैपिटल डी से। तो ये विभक्तिकरण के आधार पर हम हमारे द्विघात समीकरणों की मूलों की प्रकृति को प्रदर्शित करते हैं। अब प्रकृति से मेरा क्या तात्पर्य है कि आपने जो मूल निकाले हैं या चर के जो मान निकाले हैं वो कैसे हैं, वो वास्तविक संख्या है, वो दोनों समान है, वो असमान है, वो काल्पनिक संख्या, वो क्या है, वो किस पर निर्भर करता है इस विभक्तिकरण पर निर्भर करता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो आपने मूल निकाले हैं वो किस प्रकृति के हैं, कैसे हैं, वास्तविक संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं, तो आप किस पे निकालोगे, कैसे पता लगाओगे इस विभक्तिकरण के आधार पर। तो आपको विभक्तिकरण निकालना आना चाहिए। तो विभक्तिकरण क्या होता है हमारा d बराबर b² - 4ac, तो यहाँ पे b² - 4ac बराबर कैपिटल D हो गया, तो ये हमारा क्या कहलाता है विभक्तिकर कहलाता है। द्विघात समीकरण को विभक्तिकर को बहुत ही आसानी से ज्ञात करते हैं। सबसे पहले किसी भी द्विघात समीकरण को क्या लिख दो, उसके मानक रूप में लिख दो, ठीक है। जब आप मानक रूप में लिखते हो तो उसके गुणांकों की ABC से तुलना कर दो। जब ABC का मान आ जाता है तो हमारा विभक्तिकर क्या होता है कैपिटल D बराबर b² - 4ac, इसमें मान रख दो। तो जब इसमें मान रखोगे और इसको हल करोगे तो जो मान आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा विभक्तिकर कहलाता है। क्या कहलाता है विभक्तिकर कहलाता है। अब सबसे पहले हम एक प्रश्न में विभक्तिकर ज्ञात करते हैं। समीकरण 9x² - 12x + 4 = 0 का विभक्तिकर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं दी गई समीकरण, आपको क्या दिया हुआ है दी गई समीकरण लिखते हैं। तो क्या दिया हुआ है हमें दी गई समीकरण है अब इस दी गई समीकरण की द्विघात समीकरण के मानक रूप से हमको क्या करनी है तुलना करनी है। तो हम यहां लिखेंगे दी गई समीकरण की द्विघात समीकरण के मानक रूप से तुलना करने पर। तो सबसे पहले मानक रूप क्या होता है ax² + bx + c होता है बराबर 0। अब हम जब तुलना करेंगे, तुलना करने पर a बराबर हमारा क्या आया 9, b बराबर आया हमारा -12 और c बराबर आया हमारा 4। अब हमें क्या निकालना है विभक्तिकर। विभक्तिकर बराबर क्या होता है d बराबर b² - 4ac। तो हम इन abc का मान यहाँ पे रख देंगे। तो d बराबर b माइनस का 12 का स्क्वायर -4, a बराबर 9, c बराबर 4। तो यहाँ 12 का स्क्वायर आप सभी को पता होना चाहिए 144 होता है, 4 × 4 होता है 16 और 16 × 9 निकालो। 144 -
144 माइनस 144 बराबर क्या हो गया 0, यानी कि हमारा d बराबर क्या आ गया 0 आ गया। d बराबर क्या आ गया हमारा 0 आ गया। अब जब भी आप विभक्तीकरण निकालते हो ना तो d का कोई मान आता है, या तो 0 आता है, या धनात्मक आता है, या ऋणात्मक आता है। तो इस मान के अनुसार हम क्या निकालते हैं, उसकी प्रकृति निकालते हैं। तो यहाँ पे इस प्रश्न में तो आपको विभक्तीकर ही निकालना था, तो हमने विभक्तीकर कितना निकाल दिया 0। अब इस विभक्तीकर के आधार पर हम क्या पढ़ेंगे, उसकी मूलों की प्रकृति पढ़ेंगे। तो द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति, तो द्विघात समीकरण का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के मूलों की प्रकृति उसके विभक्तीकर यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac के मान पर निर्भर करती है। ठीक है, अगर b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से ज्यादा आता है, 0 से ज्यादा आता है और एक पूर्ण वर्ग संख्या बनती है यानी कि कंप्लीट स्क्वायर, तो उसकी मूलों की प्रकृति क्या होगी, वास्तविक संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी और असमान होगी, यानी कि अलग अलग होगी, वास्तविक होगी और परिमेय संख्या होगी। पहली बात ये। दूसरी बात, अगर d का मान 0 से ज्यादा लेकिन वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं बन रही, मतलब कंप्लीट स्क्वायर नहीं बन रही, तो संख्या वास्तविक कहलाएगी, तो मूल वास्तविक कहलाएंगे, लेकिन जो होंगी संख्या अपरिमेय होगी और असमान होगी। क्या होंगी, अपरिमेय। तीसरी, अगर d का मान 0 से कम आता है तो हमारी जो मूल होंगे वो अवास्तविक होंगे और काल्पनिक होंगे। क्या होंगे, काल्पनिक। और अगर हमारे मूल का मान 0 आ जाता है तो हमारी संख्या वास्तविक होगी, परिमेय होगी, पर समान होगी, मतलब एक जैसे दो मूल होंगे। तो अभी अभी हमने जो प्रश्न किया था उसमें d का मान क्या आया था, 0 आया था, मतलब जो हमारे हम द्विघात समीकरण के मूल निकालेंगे वो किस प्रकृति के होंगे, वास्तविक होंगे, परिमेय होंगे और समान होंगे। तो हमारे विभक्तीकर से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, उसके मूलों की प्रकृति ज्ञात कर सकते हैं। तो आपको ये चारों पॉइंट याद रखना बहुत जरूरी है, तभी आप मूलों की प्रवृत्ति बता सकते हो। ठीक है, चलिए इस पे एक उदाहरण करते हैं। द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात करो। अब अभी अभी हमने पढ़ा है कि मूलों की प्रकृति को ज्ञात करने के लिए हमें क्या ज्ञात होना चाहिए, विभक्तीकर। और विभक्तीकर ज्ञात करने के लिए हमें द्विघात समीकरण को किससे तुलना करनी पड़ेगी, मानक रूप से। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब हम लिखेंगे दी गई समीकरण की मानक रूप से तुलना करने पर। तो जब हमने मानक रूप से तुलना करी तो a बराबर आया 1, b बराबर आया 6 और c बराबर आया 9। अब मूलों की प्रकृति को निकालने के लिए हमें क्या पर निकालना होगा, विभक्तीकर। सो विभक्तीकर निकालने का होता है कैपिटल D बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। अब हम abc का मान यहाँ पे रखेंगे, तो d बराबर 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 9, तो 6 का स्क्वायर हुआ 36 माइनस 36, 36 माइनस 36 0। अब मूलों की प्रकृति निकालनी है, अर्थात d बराबर 0। अभी अभी हमने पढ़ा था d बराबर 0 आया तो हम क्या लिखेंगे, मूल वास्तविक, परिमेय तथा समान प्रकृति के होंगे। ये हमने मूलों की प्रकृति बना दी। हमें प्रकृति ज्ञात करनी थी तो कैसे पता लगाएंगे, d बराबर अगर हमारा 0 से कम आता, 0 से कम आता तो हमारे मूल क्या होते, अवास्तविक और काल्पनिक संख्या होती है, लेकिन हमारे मूल 0 के बराबर आए तो वास्तविक, परिमेय और हमारे मूल समान प्रकृति के होंगे। तो जैसे d का मान होगा वैसी उसकी मूलों की प्रकृति होगी। ठीक है, अब हम ज्ञात करते हैं द्विघात समीकरण में अज्ञात राशि का मान ज्ञात करना जबकि मूलों की प्रकृति दी गई हो। इसके पहले जब हमने अज्ञात राशि का मान किया था तब हमें मूल दिए हुए थे, अब हमें क्या दी हुई, मूलों की प्रकृति दी हुई है। तो द्विघात समीकरण में अज्ञात राशि का मान कैसे ज्ञात करोगे, तो दी गई द्विघात समीकरण में मूलों की प्रकृति ज्ञात हो और द्विघात समीकरण में कोई अज्ञात राशि ज्ञात करनी हो तो अज्ञात राशि का मान ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम अज्ञात राशि के पदों में विभक्तीकरण ज्ञात करते हैं, यानी कि
हम ये देखते हैं कि d का मान 0 से बड़ा है, 0 के बराबर है या 0 से छोटा है। इसका प्रयोग करके हम अज्ञात राशि का क्या करते हैं, हल करते हैं। कैसे करेंगे वो हम यहाँ क्वेश्चन से देखते हैं। दी गई द्विघात समीकरण 2011 में पूछा गया प्रश्न है ये, 3x² माइनस 12x प्लस k प्लस 1 बराबर 0 के मूल बराबर तो k का मान। अब यहाँ पे आपको प्रकृति दे दी लेकिन मूल नहीं दिया, मतलब चर राशि का मान नहीं दिया आपको, लेकिन उसकी प्रकृति दे दी। तो मूल बराबर कब होते हैं, बराबर कब होते हैं, जब d का मान 0 के बराबर आता है तो मूल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सो द्विघात समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस k प्लस 1 बराबर 0 के मूल की प्रकृति बराबर है, अर्थात बराबर है से मतलब क्या हुआ, अर्थात विविक्ति कर d बराबर क्या है, 0। विविक्ति कर d बराबर क्या है, 0 है। और d बराबर 0 का मतलब क्या होता है, b² माइनस 4ac बराबर 0। तो यहाँ पे b² माइनस 4ac बराबर 0 करेंगे तो क्या मूल का मान निकल जाएगा, बिल्कुल। तो हमको ये नहीं करना है, अब हमें बराबर 0 करना है। तो हम क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, d बराबर 0 करेंगे सबसे पहले। तो b² माइनस 4ac बराबर हम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, क्योंकि हम इसको प्रकृति पता है। अब यहाँ पे अगर हम तुलना करें तो a बराबर हमारा क्या है 3, b बराबर है हमारा -12 और c बराबर है 1। तो हमें b बराबर है -12, तो -12 का स्क्वायर माइनस 4 3, c है हमारा 1 बराबर 0। तो ये कितना हो गया, c का मान आप k प्लस 1 करो, k प्लस 1, ठीक है, k प्लस 1। तो ये हमारा हो गया 144 माइनस 12k प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। तो अब देखो 144 माइनस 12k माइनस 12 बराबर 0। तो 144 में से हम क्या करेंगे, 12 माइनस करेंगे, तो 4 माइनस 2 2, 4 माइनस 1 3, 132 माइनस 12k बराबर 0। अब 12k बराबर क्या हो गया, 132। तो k बराबर निकालना है तो 132 बटा 12, 132 बटा 12। तो यहाँ पे किया 12 एकम 12, तो ये कितनी बार कट गया, 11 बार। कितनी बार कट गया, 11 बार। तो k का मान क्या आ गया, k बराबर 11 आ गया। तो अज्ञात राशि का मान कैसे निकाल लिया हमने, हमें मूल की प्रकृति पता थी। क्या पता थी कि हमारे मूल बराबर है, और मूल बराबर कब होते हैं, जब विभक्ति कर d का मान किसके बराबर होता है, 0। तो हमने विभक्ति कर का मान 0 के बराबर कर दिया, तो हमारे k का मान कितना आ गया, 11 आ गया। तो अगर इसी तरह आप निकालोगे तो आपको अज्ञात राशि का मान भी ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या आता है कि कुछ इबारती प्रश्न आते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बोलते हैं, उससे हमें द्विघात समीकरण कैसे निकालते हैं, तो किस तरह के इबारती प्रश्न होते हैं, हम डायरेक्ट उनकी बात करते हैं। तो यहाँ पे कुछ इबारती प्रश्नों का मैंने रूप लिखा हुआ है जो द्विघात समीकरण में पूछ लिए जाते हैं। आपको पहला प्रश्न यदि किसी द्विघात संख्या 1 हो और उसका व्युत्क्रम दिया हुआ हो, ठीक है। एक प्रश्न पूछा जाता है, 3 क्रमागत संख्याएं दे दी गई हो, x, x प्लस 1, x प्लस 2, तो द्विघात समीकरण का हल बताना हो। 3 क्रमागत सम या विषम संख्याएं दी हुई हो तो आप इस फॉर्मेट में लिख के द्विघात समीकरण बनाओ। पाइथागोरस थ्योरम के रूप में, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल के रूप में, आयत के क्षेत्रफल के रूप में, चाल दूरी बटा समय के रूप में, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के रूप में कभी कभी द्विघात समीकरण से प्रश्न आ जाते हैं, लाभ हानि के रूप में आ जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके एग्जाम में आते हैं वो 2 संख्याओं से आते हैं, यानी कि 2 संख्याएं, उनका यूनिट प्लेस दिया हुआ है, उनको घुमा के लिखने पर संख्या क्या होगी, इस तरह से प्रश्न आ जाते हैं। आयत के परिमाप से, तो ये सारे जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं इबारती प्रश्न, उनको हम किससे हल करते हैं, द्विघात समीकरण बनाकर हल करते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक प्रश्न करके दिखाती हूँ कि कैसे प्रश्न इबारती पूछे जाते हैं और उनको कैसे हम द्विघात समीकरण के इस्तेमाल से हल करते हैं। तो जैसे पहला प्रश्न यहाँ पे है, एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योगफल 4 सही 1/4 है। तो सबसे पहले हम मानेंगे, माना वह संख्या, क्या मानेंगे हम, वो संख्या x है ना, और फिर उसका व्युत्क्रम भी है, तो उसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/x। अब आपको प्रश्न ने क्या दिया हुआ है, तो हम यहाँ लिखेंगे प्रश्न अनुसार।
प्रश्न अनुसार आपको क्या दिया है कि एक संख्या x और उसका व्युत्क्रम 1/x का योगफल किसके बराबर है, 4 सही 1/4 के बराबर है, यही दिया हुआ है। अब इसको हम हल करते हैं। यहाँ पे हमने एलसीएम लिया तो x आया, तो यहाँ हुआ x² + 1। यहाँ पे हम इसको सही करेंगे, 4 चौक 16 + 1 17/4। ठीक है, अब क्या करते हैं, वज्र गुणा करते हैं, यानी कि 4 इधर गुणा होगा, 4x² + 4 बराबर यहाँ पे क्या आया 17x। अब इसको किस फॉर्म में लिख रहा है, द्विघात समीकरण के मानक रूप में। तो 4x² - 17x + 4 = 0। तो अब हमने जो समीकरण बनाई वो क्या बनाई, द्विघात समीकरण का मानक रूप बनाया। अब हमें इसे क्या करना है, हल करना है। किसी भी विधि से हल कर लो, गुणनखंड विधि से हल कर लो या सीधाचार्य से कर लो, तो हम यहाँ पे गुणनखंड विधि से करते हैं। गुणनखंड विधि में x² के गुणांक और अचर राशि के गुणांक को गुणा करते हैं। तो यहाँ पे x² का गुणांक है 4 और अचर राशि भी है 4, तो 4 × 4 क्या हुआ 16। तो 16 को हमें इस तरह प्रदर्शित करना है कि जोड़ने या घटाने पे कितना है, 17x आए। तो यहाँ पे हमने लिखा 4x² - 16x - x + 4 = 0, यानी कि माइनस के 17x को हमने कैसे लिख दिया, माइनस का 16x और माइनस का 1। तो गुणा करने पर क्या आ रहा है, 16x² आ रहा है, और जोड़ने घटाने पे क्या आ रहा है, माइनस का 17x आ रहा है। अब यहाँ पे हमने 4x को कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, x - 4। कितना बचा, x - 4। यहां से हमने एक कॉमन ले लिया, तो कितना बचा, x - 4 = 0। इस पूरी समीकरण में से x - 4 हम कॉमन लेंगे, तो क्या बचेगा, 4x - 1 = 0। अब एक बार x - 4 = 0 कर दो, एक बार 4x - 1 = 0 कर दो, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 4 और यहाँ से x बराबर आ जाएगा 1/4। अर्थात दी गई संख्या क्या होगी, अर्थात संख्या 4 तथा उसका व्युत्क्रम 1/4 होगी। तो हमें वह संख्या याद करनी थी, तो वह संख्या क्या है, वो संख्या है 4 तथा उसका व्युत्क्रम 1/4। तो इस तरह से आपसे इबारती प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आपको जब उन भारतीय प्रश्नों को सॉल्व करोगे तो एक समीकरण बनेगी, कौन सी समीकरण बनेगी, द्विघात समीकरण। फिर उसको हल करके आप भारतीय प्रश्नों को भी द्विघात समीकरण से हल कर सकते हो। तो ये था आपका पूरा चैप्टर द्विघात समीकरण। ठीक है,